All right then, let's begin. So today we're going to start a new chapter. आप लोग हेडिंग डालो, gaseous state. हेडिंग डालिए आप सभी, gaseous state. स्टार्ट करें. All right. So the first thing that we need to study. क्या साइन आउट ऑफ, अच्छा मैंने भेजा नहीं किया, अच्छा मैं भूल गया, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ. Now start करते हैं. Gaseous state. So the first thing that we need to study in gaseous state is gas laws, right? Gas laws जो है ना, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या समझना है कि अभी हम जो भी गैस लॉज डिस्कस करेंगे, दे आर ऑल एप्लीकेबल ऑन आइडियल गैसेस, राइट? नाउ आइडियल गैसेस का मतलब क्या होता है? आइडियल गैसेस आर परफेक्ट गैसेस. आइडियल गैसेस आर परफेक्ट गैसेस. परफेक्ट गैसेस में क्या होता है? देयर इज नो इंटरमोलिकुलर, देयर इज नो intermolecular attraction, there is no intermolecular attraction between the molecules. इसका मतलब क्या होता है? आप याद करो, जहां पर आपने स्टैंडर्ड 9 या 10 में सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस के बीच में डिफरेंस पढ़ा होगा, राइट? आपने क्या डिफरेंसेस पढ़ा होंगे कि बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस किस केस में इंटरमोलिकुलर वेकेंसी या इंटरमोलिकुलर स्पेसेस सबसे ज्यादा होते हैं? गैस के केस में सबसे ज्यादा होता है. किस केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है? सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होता है, एंड गैसेस के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिनिमम होता है. तो बस यहाँ पे आइडियल गैस के केस में हम क्या बोलते हैं कि वो मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है. इज दैट क्लियर? यहाँ पे बस हम इतना ही समझते हैं कि अच्छा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मिनिमम वैल्यू है उसका वैल्यू बस 0 है, बस इतना ही, राइट? So that is what is called as an ideal gas. Now gas laws देखो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है. The first law is your Boyle's law. The first law is Boyle's law. तो अभी आप लिखते जाओ, मैं आपको एक करके एक्सप्लेन भी करता रहूंगा. The first law is Boyle's law. Now Boyle's law का क्या कहता है? The volume of an ideal gas, the volume of an ideal gas is inversely proportional proportional is inversely proportional to the pressure keeping constant temperature and quantity. टेम्परेचर और क्वांटिटी का बेसिक मतलब जो होता है दैट इज मोल्स. क्वांटिटी का मतलब होता है मोल्स. कॉपी कर लो, मैं एक और बार रीड कर रहा हूँ. द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर कीपिंग कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्वांटिटी और मोल्स ऑफ गैस. यहाँ पे चाहे तो आप आइडियल गैस, ठीक है, यहाँ पे आइडियल गैस लिखा हुआ है. Now what this effectively means is कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, राइट? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मेरे पास एक बलून है, राइट, इफ आई हैव अ बलून, एंड अगर मैं बाहर से प्रेशर जो है इंक्रीज कर रहा हूं, तो इसका वॉल्यूम क्या करेगा? ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पर इसका मतलब वही होता है कि अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, राइट? ना इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P. जब भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना होता है एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एन इक्वालिटी, तो हम क्या करते हैं बताओ? करेक्ट, हम इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू 1/p आ जाएगा, ठीक है? या फिर अब मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूँ? पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. देखो चेक करो, यहां तक समझ में आया क्या?
एंड जब भी आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाता है, इसका मतलब क्या है, देखो, नाउ P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं P1 V1 करता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू P2 V2। क्या ये पार्ट समझ में है? क्यों? क्योंकि P1 V1 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 विल आल्सो बी इक्वल टू कांस्टेंट एंड दीस टू आर इक्वल टू ईच अदर। कॉपी कर लो यहां तक। यहाँ पे ऑब्वियसली हमें क्या समझना है कि मोल्स रिप्रेजेंटेड बाय N एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया ना? इसका देखो ग्राफ भी काफी सिंपल है। अगर कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इफ एनीथिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊं, राइट, बताओ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, कर्व्ड लाइन आएगा, कैसा आएगा? कर्व्ड लाइन आएगा। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको पीवी ग्राफ, चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ अगर मुझे वॉल्यूम का वैल्यू जो है, ध्यान दो आप सभी, अगर वॉल्यूम का वैल्यू मुझे हाई करना है तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा? करेक्ट। वॉल्यूम का वैल्यू हाई करना है तो प्रेशर का वैल्यू लो हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम हाई प्रेशर लो, यानी कि कुछ ऐसा पॉइंट होगा। ठीक है, वॉल्यूम इज हाई बट प्रेशर इज लो। और ऑब्वियसली इसका उल्टा, अगर वॉल्यूम का वैल्यू मुझे लो करना है तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? हाई होगा। तो देखो मेरा कर्व जो है या मेरा ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, मेरा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, देखो कैसे, जब मेरा वॉल्यूम का वैल्यू जो है हाई है तो प्रेशर का वैल्यू क्या है? लो है। सिमिलरली जब मेरा प्रेशर का वैल्यू जो है वो हाई है तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या है? लो है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, कॉपी कर लो। दिस इज आवर पीवी ग्राफ फॉर बॉयल्स लॉ। यहाँ पर हमारा क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? अगर किसी को याद हो तो हो सकता है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या साइंस में पढ़ा होगा, द लाइंस वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या अच्छा आपने ये पढ़ा होगा, द लाइंस वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट, क्या बोलते थे उसको बताओ? चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, जो भी लाइन पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। कोई बात नहीं, देख लो, आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड अगर कहीं पर भी प्रेशर कांस्टेंट है, ऑलराइट, इसको हम बोल देते हैं आइसो बार। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बताओ? करेक्ट, तो इसको हम आइसोथर्म बोलेंगे। कॉपी कर लो। कॉपी कर ले यहाँ तक। कॉपी कर ले ना। इसके अलावा आपको एक दो और ग्राफ समझने हैं, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। क्या? देखो, यहाँ पे पीवी है। अगर आपको सपोज करो मल्टीपल ग्राफ्स इस तरह से दिया जाए, सत्य ऑब्वियसली तो बहुत ही रफ डायग्राम हो गया। अगर आपको ऐसे मल्टीपल ग्राफ्स दिए जाए, राइट, एंड दिस इज लेट्स एट द टेम्परेचर T1, दिस इज एट द टेम्परेचर T2, दिस इज एट द टेम्परेचर T3। अब ये जो है ये आपको याद रखना है कि T1 जो है वो सबसे कम होगा, फॉलोड बाय T2, फॉलोड बाय T3। लिख लो। ये वाला कैसा ग्राफ आएगा बताओ?
नेक्स्ट नहीं लिखा पाए, वो एन टी कॉन्स्टेंट है। ये वाला कैसा ग्राफ आएगा? देखो आप लोग को ग्राफ बनाना आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता। देखो ध्यान दो, मैं आपको फटाफट एक चीज बता दे रहा हूँ। सपोज करो अगर आपको ग्राफ जो है वो दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान दो एक बार, अगर आपको दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट इज ऑलवेज अ ग्राफ दैट लुक्स लाइक दिस। ओके, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स। अगर आपको दिया हुआ है एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा। अगर आपको दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू के एक्स, ऑलराइट, y is equal to kx is always a straight line passing through the origin, alright। अगर आपको दिया हुआ है y is equal to kx plus c, तो ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, राइट। इसके अलावा अगर आपको दिया हुआ है y is equal to k by x, alright, so this is practically same as this one। क्या ये आप सभी को क्लियर हुआ? कॉपी कर लो इस चीज को। ओके ना, कॉपी कर लिया। सो ये होता है जब हम बोलते हैं अच्छा ये कौन से लाइन पे फिट करेगा। अरे आप लोगों ने स्कूल में लाइंस तो बनाए होंगे ना, आप लोगों ने 10th क्लास में ग्राफ्स प्लॉट किए हैं क्या? मैथ्स में किया होगा। इस रिसो के एक्स के जगह आप हो सकता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख लो, या इसको भी आप y इज इक्वल टू एम एक्स लिख लो। आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना आता है क्या? अच्छा चलो ठीक है, देख लो, एक सेकंड लगेगा, देख लो। ग्राफ कैंसल इन 10th, सही है। देखो एक सेकंड लगेगा। ये वाला ग्राफ तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये वाला ग्राफ तो आपको समझ में आ गया, राइट। सेकंड वाला ग्राफ देखो, सेकंड वाला ग्राफ देखो, काफी सिंपल सा है कि अगर मेरा x का वैल्यू जीरो है, अगर x का वैल्यू जीरो है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट, तो y का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपली क्या हो रहा है कि अगर x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो, यानी कि मेरा लाइन क्या है वो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओके, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो, अगर मैं x का वैल्यू जीरो डालता हूं तो क्या y का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा? करेक्ट, y का वैल्यू जो है तो c आ जाएगा। तो वेरी सिंपली इट इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। इज दैट क्लियर? क्लियर, बस ग्राफ्स में इतना सा ही है, आपको यही मेन ग्राफ्स जो है वो याद रखना है ना। अब लेट्स कम बैक टू दिस। तो यहाँ पे अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ v वर्सेस 1/p, राइट। बताओ v वर्सेस 1/p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, या ये कौन सा ग्राफ आएगा? v वर्सेस 1/p कौन सा आएगा ये? हाँ वापस सोचो। देखो यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। v को आप y डालो, 1/p को आप x डालो। v को आप y डालो, 1/p को आप x डालो। बताओ कौन सा इक्वेशन के बराबर आ रहा है ये? फिर से सोचो। v को आप y डालो, x को आप 1/p डालो, करेक्ट। अब आपका ये जो है ये बेसिकली y इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू के इंटू 1/p। तो ये इफेक्टिवली क्या हुआ? y इज इक्वल टू m इंटू एक्स हुआ। समझ में आया? समझ में आया क्या? यस। तो अब ये क्या हो जाएगा बताओ? दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो वेरी सिंपल, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। कॉपी कर लो। आपको ग्राफ्स जो है थोड़ा दो तीन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। नोट कर लिया आप सभी ने? नोट कर लिया, ऑलराइट, वेरी गुड, डन। आगे बढ़े फिर। नाउ, बॉयल्स लॉ में ही देखो कुछ आपको वैल्यूज जो है वो याद रखते हैं। ये सब ग्राफ्स जो है मैथ्स में डिटेल में डिस्कस करोगे ना। यहाँ पे ही काफी सारे यूनिट्स है जो कि हमें समझने हैं। सबसे पहले आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो हम किस किस यूनिट में मेजर करते हैं बताओ?
करेक्ट, वॉल्यूम का मोस्ट कॉमन इज लीटर, इसके अलावा करेक्ट सेंटीमीटर क्यूब, इसके अलावा मीटर क्यूब, इसके अलावा क्यूबिक सेंटीमीटर, इसके अलावा एक और काफी कॉमन सा छूट गया, करेक्ट मिलीलीटर, राइट, एंड डीएम क्यूब। इतना चलो काफी है, इतना चलो काफी है, आप इसमें समझ जाओ ना। यहाँ पर आपको क्या समझना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, राइट, ये चीज अब आपको याद रखना है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, राइट। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 cm क्यूब। इसके अलावा 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। देख लो, ये सारे यूनिट्स आपको परफेक्टली याद होने चाहिए। लिख लिया आप सभी ने? तो अगर मैं आपको पूछूं 5 लीटर, एंड 5 लीटर को आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, 5 लीटर इन सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना आएगा बताओ? करेक्ट, 5000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, सॉरी, दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर का जो है और भी इंपॉर्टेंट है, बताओ प्रेशर को हम किस किस टर्म्स में मेजर करते हैं? करेक्ट, द फर्स्ट वन इज पास्कल, इसके अलावा करेक्ट एटमॉस्फेयर, देन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट, देन बार, इसके अलावा करेक्ट टॉर, इसके अलावा एक और छूट गया मोस्ट कॉमन, करेक्ट mm ऑफ Hg। नाउ यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर, या एटमॉस्फेयर इज बाय फार द मोस्ट कॉमन, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। आप mm ऑफ Hg या फिर सेंटीमीटर ऑफ Hg भी समझ सकते हो, राइट, is equal to 760 mm of Hg, which is equal to 76 सेंटीमीटर of Hg। इसके अलावा आपका 1 पास्कल जो है दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। mm of Hg के पहले है टॉर, TORR, टॉर, ओके। इसके अलावा आपका आता है 1 बार is equal to 10 to the power 5 Pascal is equal to 10 to the power 5 Newton per meter square। 1 torr is equal to 1 mm of Hg, कॉपी करते जाओ। इसके अलावा 1 atmosphere is equal to 1.01325 bar। 1 atmosphere is equal to 101,325 Pascal और 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉपी कर लो, और कोई सा तो नहीं बचा, नहीं बचा और बचा। वही तो हुआ ना, 1.13 तो हुआ ना, 1.013 वही तो हुआ। One atmosphere is approximately equal to 1 bar, not exactly equal, but approximately equal। लिख लिया? अगेन ये सारे यूनिट्स भी आपको परफेक्टली याद होने चाहिए, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। 1 atmosphere is 760 mm of Hg, which is equal to 76 centimeter of Hg।
1 Pascal is basically same as 1 Newton per meter square. 1 bar, which is जो कि आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स में आ जाता है, 1 bar is equal to 10 to the power 5 Pascal, which is equal to 10 to the power 5 Newton per meter square, because 1 Pascal is 1 Newton per meter square. 1 torr is 1 mm of Hg. तो यहीं पे 1 एटमॉस्फेयर कितना टॉर आ जाएगा बताओ? 1 एटमॉस्फेयर जो है वो आपका वही 760 टॉर आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 1 एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार, बट अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है तो वो ऐसे होता है. इसके अलावा अगर आपको इसी को पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर में लिखना है तो इट इज 1.01325 इंटू 10 पर 5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टिपिकली आपको जो है एटमॉस्फेयर वैल्यूज ही दिया जाएगा, बट यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट ऑल ऑफ दीज. इज दैट क्लियर? सभी ने लिख लिया? All right, let's start with a very simple example. Let's start with a very simple example. An ideal gas present inside a container occupies a volume of 5 liters under a pressure of, let's say, 2 atmosphere. Under a pressure of 2 atmosphere, if the pressure is decreased to 1 atmosphere, what is the volume occupied by gas? Assume n, t constant. पहले आप ये लिख लो. This is an example. Obviously, this is a very simple example. ये वाला सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. क्वेश्चन लिख लिया आप सभी ने? क्वेश्चन लिख लिया आप सभी ने? नाउ दिस इज वेरी सिंपल. आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर आपका एन टी कॉन्स्टेंट है, पीवी जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि ऑब्वियसली वी हैव टू अप्लाई बॉयल्स लॉ, राइट? एंड बॉयल्स लॉ में इन पर्टिकुलर कौन सा इक्वेशन यूज करना है वो भी आपको समझना पड़ेगा, राइट? अब देखो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है. यहाँ पर आपको V1 दिया हुआ है, आपको P1 दिया हुआ है, उसके अलावा आपको P2 दे दिया गया है, यानी कि ऑब्वियसली आपको V2 निकालना है. तो यानी कि इन दिस केस यू विल यूज द फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. क्या ये आप सभी को सबसे पहले समझ में आया? सभी को समझ में आया, राइट? नाउ ऑल आई हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो P1 का वैल्यू जो है दैट इज 2 एटमॉस्फेयर इनटू V1 का वैल्यू क्या है, दैट इज 5 लीटर्स, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आता है आपका 1 एटमॉस्फेयर इनटू, मैंने इसको बोला डायरेक्टली V2. ऑलराइट, ये जो है इसको मैंने V2 ही बोल दिया. तो यहाँ पे अब मेरा V2 का वैल्यू कितना रहेगा? वेरी सिंपली 10 एंड लीटर्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर था, तो यहाँ पर अगर लीटर है तो ये भी आपका लीटर ही आएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कंप्लीट कर लो. ऑब्वियसली ये तो काफी सिंपल था, अब में से हर कोई कर चुका होगा, बट दिस वाज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन. कंप्लीट कर लिया? Now, next question, yeah, rather next example, also a very simple example. At a pressure of 380 torr
a gas occupied, let's say 12 liters, what is the volume of the same gas when the pressure is 2 atmosphere? पहले आप क्वेश्चन लिख लो. लिख लिया आप सभी ने? ना ये क्वेश्चन देने का सेंस क्या है? ये क्वेश्चन देने का सेंस क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑलवेज यूनिट्स जो है वो आपको सेम नहीं दिया जाएगा. आपको यूनिट्स जो है वो हो सकता है अलग अलग दे, एंड इन दैट केस वी ऑलवेज हैव टू कन्वर्ट देम टू द सेम यूनिट्स. राइट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 380 टॉर्क, ऑब्वियसली दिस रिप्रेजेंट्स P1 प्रेशर. यहाँ पे आपको दिया हुआ है 12 लीटर, ऑब्वियसली दिस रिप्रेजेंट्स V1. यहाँ पर देखो आपको नेक्स्ट दिया हुआ है 2 ATM, दिस इज ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग P2. तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे V2 निकालना है. So the first thing that we must always do is we must bring them to the same units. आपके पास P1 जो है that is 380 torr, V1 जो है that is 12 liters, आपके पास P2 जो है that is 2 atmosphere, एंड V2 का वैल्यू जो है वो हमें निकालना है. Now it is obviously I can see मेरे लिए इजी क्या होगा कि मैं इस चीज को जो है एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दूं. राइट, अब इस चीज को एटमॉस्फेयर में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? वेरी सिंपली 760 टॉर इज इक्वल टू 1 ATM. तो 380 टॉर कितना ATM हो जाएगा? बहुत डिफिकल्ट. करेक्ट, ये चीज मेरा 0.5 ATM हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. राइट, 0.5 या हाफ ATM हो जाएगा. अब तो आपका क्वेश्चन जो है वो तो हो ही गया. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट द वैल्यूज. सो देखो वेरी सिंपली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ऑब्वियसली देखो यहाँ पे इन दिस केस, पिछले केस में मैंने आपको मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया था. इन दिस केस मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, यानी कि अंडरस्टूड है. इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट समथिंग, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज कांस्टेंट. इन दिस केस नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू यू अबाउट टेम्परेचर, इट मींस दैट इट इज अंडरस्टूड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे देखो अब बस आपको वैल्यू सबमिट करना है. सो 0.5 इंटू 12 इज इक्वल टू 2 इंटू V2. तो आपका V2 जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 4 3 लीटर्स. देखो चेक करो समझ में आया क्या? Now obviously there is one more easier method to do this. वॉल्यूम एंड प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. प्रेशर अगर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है. प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा, एग्जैक्टली उसका उल्टा. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा प्रेशर जो है वो 0.5 से 2 एटमॉस्फेयर गया है. तो ये कितने टाइम्स हुआ है बताओ? करेक्ट, ये 4 टाइम्स हुआ है. दिस हैज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स. Now if pressure will increase by 4 times, then my volume will decrease by 4 times. सेंस आप सभी को समझ में आया? राइट, सो दिस इज आल्सो समथिंग दैट यू कैन यूज, ताकि आपका कैलकुलेशन जो है वो और फटाफट हो जाए. राइट, तो जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड. यहां तक कंप्लीट हुआ? कंप्लीट हुआ सभी का? ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड. So this was all about the first law, that is your Boyle's law. Let's continue with the second. Now the second law is your Charles law. Now Charles law क्या कहता है? The volume of a fixed amount, the volume of a fixed amount of ideal gas, the volume of a fixed amount of ideal gas is directly proportional
to its absolute temperature, to its absolute temperature, obviously keeping constant. बताओ अब मुझे यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट रखना चाहिए? वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फिक्स्ड अमाउंट यानी कि मोल्स भी कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे एक और चीज क्या कांस्टेंट होगा? क्या बच गया बताओ, पिछले डेफिनेशन से देख के बताओ क्या बच गया? करेक्ट, कीपिंग कांस्टेंट प्रेशर। चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एन एंड पी कांस्टेंट। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। आप लोगों ने कभी ना कभी स्कूल में सुना ही होगा, राइट, कि आप लोग सबके सब क्लास में बैठे हैं एंड बहुत ही जबरदस्त धूप हो रही है एंड किसी ना किसी का साइकिल का टायर फटता है। यस, नो, सुना है नहीं सुना है? कभी तो सुना होगा, सुना है, राइट। एंड दैट हैपेंस बिकॉज, एंड दैट हैपेंस बस ड्राइवर का ही, सही है, एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द हीट। अगर बहुत ज्यादा धूप होता है या बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इन दैट केस यू ऑलरेडी नो कि गैसेस एक्सपैंड, एंड गैसेस एक्सपैंड करते व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, गैसेस एक्सपैंड, एंड ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा एक्सपैंड करते हैं कि वो टायर भी बर्स्ट होता है, बट दैट इज बिसाइड द पॉइंट। द पॉइंट हियर इज कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस वो भी क्या करता है, वो भी आपका इंक्रीज करता है। सो पिछले केस में हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था, बट इन दिस केस हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगेन अब आप बताओ, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, इक्वालिटी को डालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू टी। ना पिछले वाले केस में देखो एग्जैक्ट सेम चीज, के को जो है हम एक साइड लाते हैं, बाकी सारे टर्म्स को जो है दूसरे साइड। देखो के एक साइड, बाकी सारे टर्म्स जो है वो दूसरे साइड। तो यहाँ पर उसी तरह से क्या आ जाएगा, v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और क्या इक्वेशन आ जाएगा बताओ, v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई, कॉपी कर लो। समझ में आ रहा है सभी को? डन, डन। नाउ अब देखो, हमने प्रेशर के तो यूनिट्स डिस्कस कर लिए, वॉल्यूम के भी यूनिट्स डिस्कस कर लिए। नाउ वी हैव टू डिस्कस द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नाउ टेम्परेचर को बताओ हम किस किस यूनिट में मेजर करते हैं? करेक्ट, एक हम मेजर करते हैं इन केल्विन, राइट। एक हम मेजर करते हैं इन डिग्री सेल्सियस। कई बार आपने हो सकता है डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री सेंटीग्रेड भी सुना होगा। सेंटीग्रेड एंड सेल्सियस आर एग्जैक्टली द सेम, राइट। एंड आपने एक और जो पढ़ा होगा दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। ना इन सभी को, ना इन सभी को देखो हम किस किस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। केल्विन इज बेसिकली स्मॉल के, डिग्री सेल्सियस इज डिग्री सी, फ़ारेनहाइट इज डिग्री एफ। ना इन सब में रिलेशन क्या होता है बताओ? केल्विन इज इक्वल टू, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन क्या होता है बताओ? केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है? करेक्ट, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हम अभी एग्जांपल लेंगे इन अ मोमेंट। डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन होता है बताओ? करेक्ट, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री, सॉरी, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देखो चेक करो, यही होता है, राइट। नाउ वी कैन टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज करो कि अगर मुझे 10 डिग्री सेल्सियस को जो है केल्विन में कन्वर्ट करना है, 10 डिग्री सेल्सियस को हैव टू कन्वर्ट इन केल्विन। तो देखो कैसे आएगा, वेरी सिंपली वील बी यूजिंग दिस इक्वेशन। सो के इज इक्वल टू, यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस की जगह बस वैल्यू डाल दो, दैट विल बी 10 प्लस 273, तो ये आपका आ जाएगा 283 केल्विन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत डिफिकल्ट?
सपोज करो अगर मैंने आपको दिया है इंस्टेड लेट्स से -53 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, बताओ क्या वैल्यू आएगा। वेरी सिंपल, यहाँ पे देखो आपका केल्विन इज इक्वल टू -53 प्लस 273 विच विल बी 220 केल्विन। राइट, चलो हम एक दो फ़ारेनहाइट की भी एग्जांपल लेते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज, आप में से काफी लोगों को तो देखो खैर ये याद भी होगा, 100 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट क्या वैल्यू आता है बताओ। करेक्ट, सो मेनी ऑफ यू ऑलरेडी रिमेंबर इट। सो यहाँ पर देखो हमारा क्या वैल्यू आएगा, लेट्स स्टिल कैलकुलेट इज 9/5 इंटू 100 प्लस 32, ये आपका आ जाएगा 20, ये आपका आ जाएगा 180, 180 प्लस 32 दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कॉपी कर लो। कंप्लीट कर लिया। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट जो कि काफी कई बार थोड़ा कॉमनली पूछ लिया जाता है। सपोज करो आपको -40 डिग्री सेल्सियस को आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, बताओ कितना आएगा। चलो वेरी गुड, अगेन काफी लोगों को ये वैल्यू ऑलरेडी पता था ना। -40 डिग्री सेल्सियस को अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो ये भी आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आता है ना। दिस इज, ये बस मैंने आपको बता दिया क्योंकि कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, कई बार आपको इसी चीज पे क्या क्वेश्चन आ रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल गिव सेम रीडिंग, गिव सेम रीडिंग। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, एट -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, बोथ द टेम्परेचर स्केल गिव सेम रीडिंग, जैसा कॉमन क्वेश्चन। कंप्लीट हो गया। ना अब आपको यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान में रखना है, जब भी हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, whenever we will be using this equation we will be always using absolute temperature या absolute scale, and absolute scale हमारा कौन सा स्केल है, that is our Kelvin scale, राइट। आपको ध्यान में रखना है whenever we are using any of this equation, हम ideal gas में कोई भी equation यूज करते हैं, in that case our temperature is always in absolute scale, absolute scale और absolute temperature, दिस इज ऑलवेज इन केल्विन स्केल। ओके, चलो इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पहले यहाँ तक आप सभी ने कॉपी कर लिया, ये चीज भी आप नोट कर लो, एब्सोल्यूट स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज योर केल्विन स्केल। यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया। ओके, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। क्वेश्चन, if the volume, if the volume at let's say 27 degrees Celsius is equal to 30 liters, if the volume at 27 degrees Celsius is equal to let's say 30 liters, then what is what is the volume of the same ideal gas, of the same ideal, अच्छा वैसे मैंने ऐसा ग्राफ नहीं बनाया, मैं ऐसा ग्राफ एक मिनट में बना रहा हूँ। then what is the volume of the same ideal gas at 54 डिग्री सेल्सियस, राइट। ना यहाँ पे लोग मोस्ट कॉमनली क्या मिस्टेक करते हैं कि देखते हैं अच्छा वहां पे 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यहाँ पे 54 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, टेम्परेचर जो है वो डबल है तो वॉल्यूम जो है वो डबल कर देते हैं। Now the problem here is that this is in degrees Celsius but the values that we want should be in Kelvin, right? So ये वाला आप एक बार ट्राई करो। क्या आंसर आना चाहिए बताओ। आई हैव वन आंसर, बाकी लोग
देखो दिस इज वेरी सिंपल, ऑब्वियसली हमें यहाँ पे चार्ल्स लॉ यूज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे V1 T1 है, हमारे पास यहाँ पे V2 जो है वो निकालना है, एंड T2 जो है वो मुझे दिया हुआ है। सो वेरी सिंपल, देखो V1 जो है दैट इज 30 लीटर्स, T1 जो है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। बट आई शुड ऑलवेज कन्वर्ट दिस इनटू द एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? करेक्ट, एब्सोल्यूट स्केल में इसका वैल्यू जो है वो 300 केल्विन आ जाएगा, एंड एब्सोल्यूट स्केल में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? करेक्ट, 327 केल्विन आ जाएगा। ना भले ही डिग्री सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर जो है वो डबल हुआ है, बट एब्सोल्यूट स्केल में डबल नहीं हुआ है, राइट? सो वी हैव टू ऑलवेज लुक एट द वैल्यूज ऑफ द एब्सोल्यूट स्केल। अब तो बाकी का सिंपल है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, so that is equal to V1 is 30/300 is equal to V2/327। राइट, सो यहाँ पे मेरा V2 का वैल्यू कितना आया? वेरी सिंपली 32.7 लीटर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Alright, let's take one more example. If the volume of an ideal gas at minus 23 degrees Celsius is, let's say, 5 liters, then what is the volume? Then what is the volume at 127 degree Celsius? Try करो, not difficult at all. ठीक है, I have one option 8 liters. Right, I have one option 8 liters. समझ में आ रहा है आप सभी को? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, वेरी सिंपल चैप्टर। देखो, अगर मैं इस चीज को एब्सोल्यूट स्केल में कन्वर्ट करूं तो बताओ कितना आएगा? करेक्ट, 250 केल्विन आ जाएगा। अगर मैं इस चीज को एब्सोल्यूट स्केल में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा? वेरी सिंपल, 400 केल्विन आ जाएगा। नाउ आवर वर्क इज प्रैक्टिकली डन। सो V1/T1 is equal to V2/T2. That implies that V1 is 5, T1 is 250, V2 is, ये वैल्यू मुझे निकालना है, एंड T2 is 400। सो ये तो मेरा आ गया, दिस इज 50, दिस इज 8, ये चीज यहाँ पे जाएगा, which implies that V2 is equal to 8 liters। चेक करो। क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, सो इसका ग्राफ जो है मैंने नहीं बनाया, चलो मैं पिछले पेज में ग्राफ बना देता हूँ। देखो, सो बेसिक हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या आया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज इक्वल टू KT। सो अब बताओ ये जो है ये किस ग्राफ से सिमिलर आएगा? एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, या वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। करेक्ट, वाई इज इक्वल टू एम एक्स में आ जाएगा। देखो, जब भी मैं आपको ग्राफ पूछूं ना, आप उसको इस तरह से बताओ, कर्व्ड ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या फिर स्ट्रेट लाइन। राइट, आप हमेशा मुझे ऐसे आंसर दिया करो, कर्व्ड ग्राफ जो कि आपका पीवी वाला ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या फिर सिर्फ स्ट्रेट लाइन। ओके, मैं अपने आप समझ जाऊंगा। सो ये वाला क्या आएगा? ये वाला आपका ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन आएगा। सो यहाँ पर देखो आपका ग्राफ, ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लो, ये आपका V/T, where T is in absolute scale,
ओके, टी इज इन एब्सोल्यूट स्केल और इट इज इन केल्विन। तो यहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन आएगा। ओके, बट अगर यहीं पे आपका टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट स्केल पे नहीं है, राइट, if the temperature is not in absolute scale, if it is in let's say डिग्री सेल्सियस स्केल, तो उस केस में आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आएगा। ओके, और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अगर मैं टेम्परेचर को जीरो कर रहा हूँ या अगर मैं वॉल्यूम को जीरो कर रहा हूँ, करेक्ट, यहाँ पे इट शुड बी 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? दिस इज वॉल्यूम, दिस इज टेम्परेचर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, एंड यहाँ पे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं, करेक्ट, दीज आर कॉल्ड एज आइसोबार। इसके अलावा एक और ग्राफ आप बना लो, अगेन इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे समझ में आएगा, अभी के लिए आप इस चीज को बना लो, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3। अभी के लिए आप इस चीज को नोट कर लो, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन, नोट कर लो। नोट कर लिया? यस, this is an isobar, this is an isobar, this is an isobar. There are three separate isobars here. कंप्लीट कर ले यहां तक। कंप्लीट, ऑलराइट। So that was Charles' law. The next thing that we're going to discuss, the third one that we're going to discuss, is Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis. Now, this is not a law. This is Avogadro's hypothesis. Right? Hypothesis का मतलब क्या होता है कि this is not proved. This is not proved to be true, but understood to be true, but not proved to be true. Now, Avogadro's hypothesis क्या बोलता है? Very simply, yeah, this is also called as Avogadro law. ये आपको already आता है. Now, what does this say? That equal volumes of different gases, equal volumes of different gases under same conditions, under same conditions of temperature and pressure, equal volumes of different gases under same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules, contain equal number of molecules. लिख लो पहले। लिख लिया? राइट ना, अब देखो इस लॉ का मतलब क्या है, वेरी सिंपली, इस लॉ का मतलब क्या है, वेरी सिंपली, अगर सपोज करो मेरे पास एक 5 लीटर का कंटेनर है, ओके, आई हैव अ 5 लीटर कंटेनर, इसके अंदर गैस ए प्रेजेंट है, आई हैव अ 5 लीटर कंटेनर, इसके अंदर गैस ए प्रेजेंट है, इसका कुछ भी एक प्रेशर का वैल्यू है, डजेंट मैटर क्या है, एंड इसका कुछ भी एक टेम्परेचर का वैल्यू है, राइट। नाउ मेरे पास एक सेम 5 लीटर कंटेनर है, आई हैव अ सेम 5 लीटर कंटेनर, नाउ दिस हैज गैस बी, it has the same pressure, it has the same temperature. अब अगर गैस ए में मेरे पास x मॉलिक्यूल्स थे, तो मेरे पास गैस बी में भी कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, करेक्ट,
So what Avogadro's law states, or what Avogadro's hypothesis states, is that equal volumes of different gases, okay, under same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. तो अगर मेरे पास गैस A में इस कंडीशन में X मॉलिक्यूल्स थे, तो मेरे पास गैस B में सेम कंडीशंस में भी मेरे पास X मॉलिक्यूल्स ही होंगे. Is that clear to everyone? Okay. Now, why is this useful, or how is this useful? Suppose करो मेरे पास instead same gas B ही होता, right? मेरे पास suppose करो same gas B होता, same pressure, same temperature, but now I instead have 10 liters of it. Okay. But now instead I have 10 liters of it. अब मुझे पता करना है कि अच्छा ठीक है, इसमें कितने molecules होने चाहिए. तो क्या आएगा बताओ? Very simple. ये जो 10 लीटर्स है, मैं उसको दो इमेजिनरी 5 लीटर्स एंड 5 लीटर्स में डिवाइड कर सकता हूँ. ये सर, ये 5 लीटर जो है उसमें x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड ये 5 लीटर जो है उसमें x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. So मेरे पास इन टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? करेक्ट, 2x हो गए, राइट. सो व्हाट डज दिस मीन कि मेरा वॉल्यूम जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आई हैव. यस और नो? अगर सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर है, अगर मेरे मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो मेरा वॉल्यूम भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई मोर गैसेस, ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स मोर वॉल्यूम. सो मेरा वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. यहाँ पे एन जो है दैट इज इक्वल टू मोल्स. ओके, यहाँ पर एन जो है दैट इज इक्वल टू मोल्स. ऑब्वियसली मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो रिलेटेबल ही है, राइट. यू कैन सिंपली कन्वर्ट देम बाय यूजिंग Avogadro's constant. So here volume is directly proportional to moles, where n here is moles. इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? V is equal to K into N. ठीक है, बाकी ग्राफ आप समझ सकते हो. दैट इज V1 by N1 is equal to V2 by N2. देखो समझ में आया क्या सभी को? सिंपल इनफ. कॉपी कर लो. ऑब्वियसली इसका ग्राफ कैसा आएगा? यहाँ पे V वर्सेस N वाला ग्राफ कैसा आएगा बताओ? करेक्ट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. कंप्लीट हो गया. कंप्लीट हो गया. हुआ नहीं हुआ? we will take one simple example. इसके लिए एक एग्जांपल ही काफी है. if 32 grams, रुक जाओ अभी. if 32 grams of oxygen occupies if 32 grams of oxygen occupies, let's say, 4 liters at certain temperature and pressure, how much volume will 64 grams of oxygen occupy? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा बताओ? यहाँ पे हमें क्या समझना है कि वी शुड नेवर गो ऑन मास. आपको कभी भी मास पे नहीं जाना चाहिए, आपको हमेशा मोल्स पे जाना चाहिए, राइट. ऑलवेज कन्वर्ट दिस इनटू मोल्स. सो ये कितने मोल्स आ जाएगा बताओ? 32 grams of oxygen is how many moles? Obviously it is just 1 mole. 64 grams of oxygen, ये कितने में आ जाएगा बताओ? करेक्ट, ये आपका आ जाएगा 2 moles. बाकी का तो देखो काफी सिंपल ही है. V1 by N1 is equal to V2 by N2. So V1 is 4, N1 is 1, V2 is V2 and N2 is 2. तो यहाँ पे अब मेरा V2 का वैल्यू कितना आ गया? 8 liters. Is that clear? कॉपी कर लो. देखो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों दिया.
देख लिया आप सभी ने? देख लिया? ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. If 64 grams of oxygen, if 64 grams of oxygen at a certain temperature and pressure occupies, let's say 80 liters, then how much volume, then how much volume will be occupied. मैं इसको 18 से चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग दिस 24. ओके, मैंने इसको 18 से चेंज कर दिया टू 24. then how much volume will be occupied by, let's say, 8 grams of hydrogen. Try करो. So I have one option, 48 liters. All right. राइट, अब आपको समझ में है कि मैंने आपको यहाँ पे मास ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्यों दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको मास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दिया है. राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वॉल्यूम हियर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू मास, वॉल्यूम हियर इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स. सो अगर मेरे पास 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है, हाउ मेनी मोल्स इज दिस? अभी जैसे हमने प्रोडक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया. करेक्ट, सो दिस इज 2 मोल्स. But if I have 8 grams of hydrogen, how many moles of gas is this? Correct. This is 4 moles of gas. This is what is important here. All right. So अब मेरे effectively moles जो है वो double हुए हैं. तो obviously मेरा volume भी क्या हो जाएगा? Double हो जाएगा. But still then let's just solve it. So V1 by N1 is equal to V2 by N2. So this is 24 by N1 is 2, which is equal to V2 by this is 4. So मेरा V2 क्या आ गया? 48 liters. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वॉल्यूम जो है वो आप मोल्स के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हो, वो आप मास या किसी और चीज के रेस्पेक्ट में नहीं करते. क्लियर? ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट लॉ, ये जो है ये आपका थर्ड था. नाउ जो नेक्स्ट लॉ है ये बेसिकली इन सभी को कंबाइन करके है. राइट, दिस इज कॉल्ड एज कंबाइंड गैस लॉ. दिस इज कॉल्ड एज कंबाइंड गैस लॉ. ये जो है ये बॉयल्स लॉ प्लस चार्ल्स लॉ प्लस अवोगाड्रो हाइपोथेसिस को मिला के आता है. देखो, वेरी सिंपल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. मैं लेफ्ट साइड में जो है वॉल्यूम रख रहा हूँ. सबसे पहले बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ किस चीज से रिलेट करता था बताओ? प्रेशर, टेम्परेचर या मोल्स? करेक्ट, प्रेशर से. प्रेशर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? करेक्ट, इनवर्सली, तो ये था आपका 1/p. चार्ल्स लॉ क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एंड अवोगाड्रोस लॉ जस्ट अब मैंने लिखा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स. तो अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करके लिखूं तो मेरा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इज, तो देखो मेरा क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी डिवाइडेड बाई पी आ जाएगा. देखो चेक करो, ये आ जाएगा. राइट, एंड अगेन सेम चीज, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई इट विद अ कांस्टेंट. सो v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू n इंटू t बाई p. या इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं? देखो, pv इज इक्वल टू k n t वेयर k इज सम कांस्टेंट. या इसी चीज को हम एक्चुअल में क्या लिखते हैं? वी राइट दिस एज pv इज इक्वल टू n r t, वेयर r here is the universal gas constant. It is the universal gas constant, right? And this equation is called as ideal gas equation. लिख लो पहले. This equation is called as ideal gas equation. तो अगर आपको कभी भी एक आइडियल गैस दिया जाए, उसका मतलब आपको ये समझना है कि आपको ये वाला इक्वेशन अप्लाई करना है.
बता रहा हूँ, पहले आप यहां तक लिख लो। राइट, सो इसके आगे अब हम जो भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे वी विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। नाउ अगेन यहाँ पे k इज अ कांस्टेंट, राइट, और r इज अ कांस्टेंट। चलो हम r के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, r इज अ कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को हम एक साइड रखते हैं, बाकी सब चीज को दूसरी साइड ले आते हैं। तो बाकी सब चीज को अगर मैं दूसरी साइड ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे pv बाई एन टी हो जाएगा। अब आप समझ गए हो, यहाँ पे कांस्टेंट है तो यानी कि मेरा बेसिक इक्वेशन क्या रहना चाहिए, p1 v1 upon n1 t1 is equal to p2 v2 upon n2 t2, राइट, लिख लो। यस, कल के क्वेश्चंस, राइट, कल के जो कुछ डाउट्स वाले क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बोला आप गैसियस स्टेट के बाद कर पाओगे, राइट, फॉर दैट वी नीडेड दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के बिना वो चीज जो है वो सॉल्व नहीं होगा। देख लिया आप सभी ने यहां तक। नाउ आर के वैल्यूज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको ये सारे वैल्यूज जो है परफेक्टली याद हो जाने चाहिए। आर का जो हम मोस्ट कॉमन वैल्यू यूज करेंगे दैट बी 0.0821, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल केल्विन, राइट, लीटर एटमॉस्फेयर मोल केल्विन, मोल और केल्विन दोनों ही डिनोमिनेटर में है। इसका सेकेंड मोस्ट कॉमन इज 0.082, कई बार आप हो सकता है 83 देखो, एक ही बात है, चलो मैं इसको 0.083 कर देता ना, 0.083 लीटर बार मोल केल्विन। इसका एक और कॉमन वैल्यू जो है दैट इज 8.314 जूल। यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर लीटर बार था लेकिन यहाँ पे जूल है, राइट, जूल पर मोल पर केल्विन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट वन इज क्या, लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर मोल केल्विन। And one more is 1.987, this is calorie per mole per Kelvin। देख लो पहले, आपको ये सारे वैल्यूज परफेक्टली याद होने चाहिए। लिख लिया। Now to make our calculations easier, all right, to make our calculations easier we can assume these two values to be approximately, okay, we can assume these two values to be approximately 1/12, सिर्फ आपका कैलकुलेशन इजी करने के लिए। राइट, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, बट अभी के लिए आप ये समझो कि आप इन दोनों को अप्रोक्सीमेटली 1/12 दे सकते हो अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए। इस चीज को आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो 25/3, राइट, एंड इसको तो देख के आप समझ ही गए हो, इस चीज को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकता हूँ, करेक्ट, इस चीज को अप्रोक्सीमेटली आप 2 ले सकते हो, ओके, जस्ट टू मेक योर कैलकुलेशंस इजियर। नोट कर लो। नोट कर लिया आप सभी ने? ओके, सो आई वांटेड टू डिस्कस सम एग्जांपल्स बट उतना टाइम नहीं होगा, सो वी विल कंटिन्यू विद द एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। आप यहाँ तक रिवाइज करो, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप सारे लॉज रिवाइज करो, सारे वैल्यूज जो है वो आपको परफेक्टली याद होने चाहिए। आप यहाँ तक रिवाइज करो, वी विल कंटिन्यू राइट